जलसे से पहले अपनी सफों के अंदर सरप्राइज मिलेगा। खान साहब अब आप जितने मर्जी गालियां दे, अब अवाम को मजीद धोखा नहीं दे सकते। पीडीएम को कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोटर को कहते हैं मरने दो। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइव। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। व्यूअर्स, कोरोना फैलेगा या नहीं, ये बहस अब एक तरफ रह गई है। पीडीएम ने 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करके ही रहना है और दूसरी जानिब हुकूमत ने भी जलसे की राह में रुकावट डालने से किनारा किया हुआ है। अब इस आपसी लड़ाई के नतीजे में ऑपोजिशन थकेगी या हुकूमत, या फिर ऑपोजिशन के नारों से हुकूमत गिरेगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता वबा के बढ़ने का खतरा ज़रूर रहेगा। एहतजाज के इस माहौल में PMLN के हवाले से खबरें भी आ रही हैं कि 13 दिसंबर के जलसे में पंजाब असेंबली से उनकी जमात के MPs इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऐलान कर सकते हैं। क्या ये फैसला सिर्फ PMLN ने किया है या PDM की दीगर जमातें और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस मूव का हिस्सा है, ये एक सवाल है। और अगर PMLN ऐसा कोई फैसला करती है तो क्या उसे इस्तीफे उसके MPs की तादाद के मुताबिक होंगे या वहाँ भी माजी की तरह कोई सरप्राइज मिल सकता है। PMLN से मंसूब इन तमाम खबरों के हवाले से बात करेंगे PMLN के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब से। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एहसन साहब, अब इस वक्त जैसे मैंने इब्तिदाई में कहा, चहमगोइयाँ बहुत हो रही हैं और दो बातें जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। एक ये जो मीटिंग का कहा जा रहा है जो मरीम साहिबा, शहबाज साहब और हमजा साहब के दरमियान में हुई है, जिसमें कहा गया है कि 13 का जो जलसा है उसमें PMLN के जो MPs हैं वो इज्तिमाई तौर पर जो है वो इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने शायद ये मशवरा भी दिया है कि अभी इस्तीफ़ों की तरफ ना जाएं और ये लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे इसको जो है इस कार्ड को इस्तेमाल किया जाए। क्या सर इसकी तस्दीक या तरदीद अगर करना चाहें? जी, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इस्तीफों का ऑप्शन अपोजिशन के पास जरूर मौजूद है, ताहम अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि ये इस्तीफे कब दिए जाएंगे, क्योंकि जब भी इस्तीफे देने का फैसला होगा इसका फैसला PDM की लीडरशिप करेगी। और 8 तारीख को PDM की सीनियर लीडरशिप का इजलास है जो 13 दिसंबर के बाद जो हमारे अगले इकदामात होंगे उन पे गौर व खौज करेगी। लेकिन अभी तक कोई इस्तीफों का फैसला नहीं किया गया, लेकिन इस्तीफों का ऑप्शन बहरसूरत मौजूद है और एक मुनासिब वक्त के ऊपर इसका लीडरशिप फैसला करेगी कि कब एक्सरसाइज किया जाना है। अच्छा, तो एहसन साहब, ये जो मीटिंग का हवाला दिया जा रहा है जो मरीम साहिबा, शहबाज साहब और हमजा साहब के बारे में के दरमियान में हुई है, और इससे जो है वो कहा जा रहा है कि इसमें डिस्कशन में ये ज़रूर आया है, क्या इसकी तस्दीक या तरदीद करना चाहेंगे? क्या ऐसी कोई डिस्कशन मैं इसकी भी मैं तरदीद करूंगा। और मरियम साहिबा ने खुद इसकी वजाहत कर दी है कि ये मीटिंग उनकी और शहबाज साहब की आपस की फैमिली मीटिंग थी, इसमें कोई तीसरा शख्स नहीं था। लिहाजा जितनी भी खबरें उस मीटिंग के हवाले से अखबारात में या मीडिया में फैलाई जा रही हैं वो सब एक हुकूमत की डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा हैं। अच्छा, ठीक। तो क्योंकि असल में खबर जो है वो दो डिफरेंट एंगल से, दो डिफरेंट सोर्सेज जो हैं वो इसको कोट कर रही हैं। अच्छा, ये बताइए एहसन साहब कि जो आपने कहा कि ये PDM का मुश्तरका जो है वो PDM के प्लेटफॉर्म से ये फैसला आएगा, तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त तक जो अभी तक सिचुएशन लग रही है, PDM की दो बड़ी जमातें उसमें आप हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो आप ही के आपस में जो है वो इत्तेफाक नहीं नज़र आ रहा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है, बार बार आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से ये कहा जाता है कि नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव किया जाए, पंजाब से शुरू किया जाए। आप जो है वो असेंबलियाँ तहलील करने पे जो है वो कर रहे हैं, क्या उस पर कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो अचीव हुआ है या वहाँ पे दोनों पोजीशंस अपनी अपनी जगह मेंटेन्ड है? देखिए, ये चीज़ जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके डेक्लेरेशन में मौजूद है कि हमारे पास नो कॉन्फिडेंस का भी ऑप्शन है और हमारे पास इस्तीफों का भी ऑप्शन है और लीडरशिप जो मुनासिब समझेगी उस पर फैसला करेगी। जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस का सवाल है, इस वक्त जो नंबर्स हैं मैं समझता हूँ कि वो ऐसे नहीं है कि ऑपोजिशन को कामयाबी मिल सके। और हमने सेनेट के अंदर देखा है कि जहाँ पर हमारे नंबर पूरे थे, हमने जब अदम एतमाद किया तो उसके अंदर भी कुछ पुरअसरारियत आ गई और 64 वोट जो है वो 51 वोट बना दिए गए। तो इसलिए जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें नो कॉन्फिडेंस
की कामयाबी के इम्कानात कम लगते हैं। चे जाए कि जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं वो फैसला करें कि जो हुकूमत की कारकर्दगी है और अवाम में जो गैर मकबूलियत है उसके पेश नज़र वो पीछे हटना चाहती हैं। लेकिन इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है वो लॉन्ग मार्च के साथ वाबस्ता है, और जब भी मोमेंटम वहाँ चला जाएगा जहाँ लीडरशिप समझती है मुनासिब है, तो फिर इस्तीफे जब ऑपोजिशन देगी तो इतनी बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन नहीं हुआ करते, फिर दोबारा आम इंतखाब ही होगा। सर लेकिन ये बताइए ना, अब इस्तीफ़ों का जो है ये कहा जा रहा है कि ये एक ऑप्शन है आपके पास ऑब्वियसली, लेकिन पहला इसका जो आपका दौर है, ये इसका पीडीएम का जो फर्स्ट फेज़ है वो ख़त्म हो रहा है, इख्तिताम पजीर हो जाएगा 13 को लाहौर के जलसे में। अब तक आपने अचीव क्या किया है इसमें? अगर हुकूमत की सेहत में देखें जी तो कोई ज़्यादा फ़र्क उनको नहीं पड़ता हुआ नज़र आ रहा। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात मैं जो आपसे कर रही थी, दोबारा इस तरफ आऊँगी। इस्तीफ़े आपका तो चलें वो उस तरह नहीं है, एट स्टेक कुछ नहीं है इन द सेंस कि आपके पास गवर्नमेंट नहीं है किसी सूबे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े क्यों देगी? वो क्यों आपके साथ जो है वो इस्तीफ़े देने के लिए तैयार होंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त जो ग्राउंड सूरत हाल है वो हमारी पिछली तहरीक के नतीजे में बहुत तब्दील हो गई है, और इस हुकूमत की जो बौखलाहट है वो भी बहुत वाज़ेह है। गुजरांवाला, फिर कराची, फिर इसके बाद कोयटा, पेशावर, मुल्तान, जितने भी हमारे जलसे हुए वो एक के बाद दूसरा कामयाब हुआ, और मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी अब लोग ये बात महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से अवामी पजीराई ऑपोजिशन की हो रही है, हुकूमत अवामी तायद खो चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर एक सियासी और जमहूरी तब्दीली के लिए जो ऑपोजिशन की जद्दोजहद है ये बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रही है। इसको मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर हर जगह महसूस किया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि हमारा पहला मरहला बहुत कामयाब था। हम ये बात साबित करने में कामयाब हो गए हैं कि अवाम की अक्सरियत इस हुकूमत से नाला है और अवाम की अक्सरियत इस मुल्क से निजात चाहती है। अब अगला जो मरहला है वो इंशाल्लाह फैसला कुन होगा जब पेशावर से, लाहौर से, कोयटा से, कराची से तमाम काफिले कैपिटल की तरफ आएंगे, तो जो अवाम का समुंदर होगा, जो एक अवाम की तादाद होगी और उसके नतीजे में जो अवामी ताकत होगी, इसके सामने हुकूमत को फिर घुटनों पे आना पड़ेगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी डेडलाइन दी गई है, चलें उस पे 13 पे तो वो नहीं रिज़ाइन करेंगे, लेकिन उसके बाद का मरहला जो शुरू होगा, जब आप मार्च करना शुरू करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो वाकई आप समझ रहे हैं वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो प्रेशर से चले जाएंगे, या आवाम का जो समुंदर है वो उनको मजबूर कर देगा जाने पे? जी बिल्कुल, जो एक ऐसा फिर क्राइसिस होगा कि इसमें ऐसी हुकूमत जो अवाम की नज़र में अपनी साख खो चुकी है और अवाम की तायद खो चुकी है, वो खुद को बरकरार नहीं रख सकेगी। और हम दुनिया में ऐसी कई मिसालें देख चुके हैं कि जहाँ पर जब हुकूमत राय आमा का मुकाबला करती है तो वो ज़्यादा देर तक उसके आगे ठहर नहीं सकती। लेकिन माज़रत के साथ एहसन इकबाल साहब, इस मुल्क की जो हमने तारीख देखी है, हिस्ट्री अगर हम देखें, और माजी करीब में आप ही की हुकूमत, आप ही लोग जो है वो कहा जाता था एक जत्था आ जाए अगर, तो ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत वक्त जो है वो चली जाए। 126 दिन का धरना हुआ, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग हैपेंड जी। और माज़रत उसमें दो फर्क है जी सर, अगर जो सर इजाज़त अगर दे दें सिर्फ इजाज़त, सर आपके जो कारकुनान हैं, क्या वो उनका बार बार ये बात कोट होती है कि PMLN के हों या पीपल्स पार्टी के कारकुनान हों, वो इतनी देर सस्टेन नहीं कर सकते, वो धरने की सूरत में जो है वो नहीं रह सकते, दारो मदार सारा मौलाना साहब पे ही होगा और उनके कारकुनान पे होगा। देखिए, दो चीज़ें हैं जो PTI के धरने में और हमारे लॉन्ग मार्च में फ़र्क है। पहली बात यह है कि उस वक्त सबको मालूम है कि वो अवाम का धरना नहीं था, उसकी पुश्त के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट थी। ये जो मोबिलाइजेशन है इसकी पुश्त पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं है बल्कि अवामी ताकत है। तो जो अवामी ताकत है उसके दबाव का सामना करना आसान नहीं होता। दूसरी बात यह कि उस धरने के मुकाबले में एक ऐसी हुकूमत थी जो अवाम की नज़र में ठीक काम कर रही थी, अवाम की नज़र में मकबूल थी। आज एक ऐसी हुकूमत है कि जो अवाम की नज़र में अपना कानूनी जवाज़ भी नहीं रखती, सिलेक्टेड भी समझी जाती है, और 2.25 साल में उसने जो कारकर्दगी दिखाई है, जिंदगी के हर तबके को, हर शोबे को बुरी तरह नाला कर दिया है। चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है,
चाहे तनख्वाहदार तबका है, चाहे मीडिया के कारकुन है, किसी भी सनत के कारकुन है, सब लोग इस वक्त इस हुकूमत से शदीद नाला हैं और वो मुल्क को मजीद तबाही से बचाना चाहते हैं और इस महंगाई से, बेरोजगारी से, गुर्बत से बचना चाहते हैं। तो लिहाजा इस वक्त इस हुकूमत के खिलाफ जो अवामी रद्द अमल है, ऐसा 2014 में मौजूद नहीं था। तो ये एक बहुत क्वालिटेटिव फर्क है दोनों के अंदर। लेकिन आप की ही अपने आपके सारे जलसों में जो है ये बात होती है और आप ये कहते हैं कि इस मुल्क की जो सियासत है वो बकौल आपकी इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। आपने भी खुद ही कहा कि जो 2014 का धरना था वो इस्टेब्लिशमेंट उसकी पुष्टपनाही जो है वो कर रही थी। इफ़ द माइटी इस्टेब्लिशमेंट कुड नॉट कॉज द डाउनफॉल ऑफ योर गवर्नमेंट, तो आप अब कैसे कर सकते हैं? आपके पास तो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी आपको हासिल नहीं है। आप यही कहते हैं कि हमेशा अवाम का जो अवाम की जो चॉइस है उसको जो है रोंदा जाता है और इस्टेब्लिशमेंट सब कुछ यहाँ पे जो फैसले हैं वो करते हैं। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट बकौल आपके इमरान खान साहब के साथ है तो पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि मैंने ये कहा कि 2014 में तनहा इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि धरने के जरिए हुकूमत तब्दील हो जाए, वो नहीं हो सकी क्योंकि उस हुकूमत के पीछे अवामी ताईद थी। तो लेकिन मेरा सवाल आपसे भी कता कलामी की माफी चाहूंगी, आपसे मेरा यही सवाल था, जो धरने की आप बात कर रहे हैं, आपके वर्कर्स हों जो कि एक ट्रेडर बैकग्राउंड, ताजिर बिरादरी, नहीं वो निकलते उस तरह, ये हमें पता है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी देख लें, नहीं निकलते लोग उस तरह। अभी आपने मुल्तान में देखा कि इस हुकूमत ने कितना बदतरीन क्रैकडाउन किया और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के कारकुनों ने उस क्रैकडाउन का कामयाबी से मुकाबला किया और मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करके दिखा दिया। तो अब ये हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो सियासी जमातें हैं, इनके कारकुन भी बहुत मार्शल लॉ का सामना करके एक दिन का शो एक और चीज होगी, बहुत हार्डन हो गए। लेकिन वहां पे रहना टिकना, हुकूमत के घर जाने तक जो है वो टिकना बहुत मुश्किल काम है। खैर चलें, इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं और हमारा जो मंसूबा है वो ऐसा है कि अगर 30 दिन भी बैठना पड़े, 40 दिन भी बैठना पड़े, तो इंशाल्लाह ताला वो सिट डाउन बहुत कामयाब होगा। चले सर, ये देखते हैं, क्योंकि उस वक्त भी आपको सालसी के लिए राहिल शरीफ साहब को जो है वो डालना पड़ा था। इस वक्त तासुर ये मिल रहा है कि पीडीएम इतना, और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतनी जो है वो डेस्परेट हो गई है कि आप चाह रहे हैं कि कोई तसादुम हो, कोई खून रेजी हो, जिसके नतीजे में, एंड दिस इज अ डेस्परेट क्राई, कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए डॉक्टर साहब, देखिए हमारा अब जद्दोजहद शुरू हुए 2 महीने हो गए हैं और आपने देखा है कि जहां पर भी हमारा प्रोग्राम हुआ है, कहीं कहीं पौधे का गमला तक नहीं टूटा, कोई लाइट बल्ब नहीं टूटा। हम एक पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं और डेमोक्रेटिक जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं। ना हमारा ताल्लुक किसी इंतहा पसंद ग्रुप से है, ना हमारा ताल्लुक किसी दहशतगर्द तंजीम से है। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, अनआर्म्ड हैं। हमारा हथियार सिर्फ आइन है और कानून है और जमहूरी जद्दोजहद है और इसके जरिए हम इंशाअल्लाह ताला अपने मकासद हासिल करेंगे। सर खैर, मुल्तान में ताले शाले टूटे, उस पर इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई, इसी तरह तसादुम जो है वो शुरू हो सकता है। ये अब आपको, या आपने भी माजी में, आपको याद होगा चौधरी निसार अली खान साहब ने काफिले जो हैं वो नहीं आने दिए थे केपी से, और जाहिर है अगर आप भी रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उस तरफ चीज़ें जा तो सकती हैं, फिर वो तो कंट्रोल में उस तरह नहीं रहेंगी जिस तरह आप सोच रहे हैं, पौधा भी नहीं गिरेगा, तो वो उस तरह तो कंट्रोल में नहीं रहेंगी ना सर। हम किसी किस्म के तशद्दुद को खुद नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी तहरीक में जब अगर हुकूमत तशद्दुद को लेकर आती है तो ऐसे अनासर उसमें दाखिल होने को आप खारिज इम्कान नहीं कह सकते जो सूरत हाल बिगाड़ते हैं। तो इसलिए हमारी उम्मीद है कि ये हुकूमत इस बात को समझेगी कि हम पुरअमन लोग हैं, हम जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखने वाले लोग हैं, और जिस तरह हुकूमत ने अपना तहरीक को, जब हम हुकूमत में थे, ऑपोजिशन में होते हुए इनको हक दिया गया था, ये जलसे करते थे, जुलूस करते थे, धरने देते थे, तो ये ऑपोजिशन के हक को भी मानेंगे। खुद प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि मैं कंटेनर भी दूंगा और खाना भी दूंगा। तो अब हम इस्लामाबाद की मेजबानी देखेंगे कैसी है। ऐसे इकबाल साहब, वो बात पुरानी हो गई, उसमें भी यू टर्न हो चुका है। खैर चले, मैं जरा आखिरी सवाल की तरफ आती हूँ। सर, जो इसाक डार साहब का इंटरव्यू है वो बड़ा इस वक्त जो है उस पर बड़ी बातें हो रही हैं। क्या आप नहीं समझते कि शायद डार साहब जो है वो इल प्रिपेयर्ड गए थे और गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है एक तरह से उसकी तायीद हुई कि
इल गॉटन मनी है और प्रॉपर्टीज जो हैं वो छुपा रहे हैं। दैट्स वाई ऑन रिकॉर्ड जो उनकी लॉयर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट कर चुकी हैं उनको भी उन्होंने डिनाई करके उन्होंने कहा जी, उनका भी नाम नहीं लिया, कहा जी मेरी सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, जिससे बहुत ज्यादा बैकलैश पीडीएम के पूरे उस पे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। एक तो ये बात है कि अगर उनका पूरा इंटरव्यू देखा जाए तो वो बहुत मुनासिब है, उसमें कोई काबिल एतराज बात नहीं। दूसरी बात यह है कि हुकूमत का झूठ इससे पकड़ा जाता है कि जब हमारे मीडिया चैनल के लोगों ने इसहाक डार साहब से उस इंटरव्यू जिसको इतना चलाया गया तशहीर की गई उसके हवाले से वजाती उनका बयान लिया तो पैमरा ने उन्हें रोक दिया। अब ये कैसी बात है कि आप किसी पर इल्जाम लगा दें और उसको मौका ना दें कि वो अपना जवाब दे सके। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसहाक डार साहब का जवाब सुनने की हुकूमत में जुर्रत नहीं है तो हुकूमत, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन डार साहब की सिर्फ उन्होंने गुलबर्ग का घर अपना मेंशन किया। 2017 में उनकी लॉयर जब एहतसाब अदालत में पेश हुई तो उन्होंने गिनवाई जो कि तकरीबन 6 प्रॉपर्टीज उनकी बनती हैं, जिसका उन्होंने बार-बार इसहाक डार साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी टैक्स रिटर्न्स रिलीज की हैं और उन्होंने कहा है कि जो मेरी टैक्स रिटर्न है और जो मैंने इंटरव्यू के अंदर बात की है उसमें कोई किसी किस्म का तजाद नहीं है। चलें सर, मैं तो सिर्फ वो कोट कर रही हूँ जो लॉयर ने उनकी कोर्ट में जो है वो जाके कोट किया है, बाकायदा प्रॉपर्टीज़ का उन्होंने बताया भी है। खैर चलें, वील हैव टू एंड दिस सेगमेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत के ऑपोजिशन को हुकूमत ने ऑपोजिशन को इस वक्त जो है वो जलसा करने के लिए फ्री हैंड देने का दावा जो है वो कर दिया है। इसके बावजूद भी PMLN का इल्ज़ाम है कि इसके कारकुनों की पकड़ धकड़ हो रही है। लेकिन आम सवाल ये है कि ऑपोजिशन को जलसों से ना रोकने का हुकूमती फैसला वबा के इस माहौल में कितना दानिशमंदाना है। क्या हुकूमत ने वबा के खतरे को PDM जलसे की नाकामी और इकबाल पाक ना भर पाने का यकीन होने की बुनियाद पर नज़रअंदाज कर दिया है और ये इजाज़त फिर इसी तनाजुर में जो है वो दी गई है। अब अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर कोरोना फैलाव के हाई रिस्क पर इस वक्त जो है वो माना जाता है और ऐसे में ऑपोजिशन को इंगेज ना करना क्या ख़तरनाक नहीं होगा। और सवाल ये भी है कि ऑपोजिशन इस्तीफों और लॉन्ग मार्च का इंदिया दे रही है, इस पर हुकूमती लाएअमल क्या होगा। इन तमाम सवालों को हम आज़म स्वाति साहब के सामने रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्वाति साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस सर। स्वाति साहब, अगर हम बात करें पहले तो थैंक यू वेरी मच, ऑपोजिशन की अगर बात करें तो एक चीज़ तो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि ऑपोजिशन इस वक्त बड़ी डेस्परेट नज़र आ रही है और ऑपोजिशन चाह रही है कि किसी तरह तसादुम की तरफ जो है वो जाया जाए। लेकिन साथ ही साथ क्या आप नहीं समझते कि जिस तरह हुकूमत ने भी जब से ये कोरोना की थ्रेट बढ़ रही है, सेकेंड वेव बढ़ रही है, तो हुकूमत की पॉलिसीज़ भी जो हैं वो शायद उनमें आपको डायकॉटमी जो है वो नज़र आती है। क्योंकि एक तरफ अगर आप TLP का जलसा देख लीजिए या साथ ही साथ जमात इस्लामी का जलसा देख लें तो वहाँ तो उन पे कोई FIRs नहीं कटती, कोई उन पे कोई जो है उनको पकड़ धकड़ रोकथाम उनकी नहीं है। लेकिन PMLN का या PDM का जो जलसे हैं वहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं। तो ऑपोजिशन इस पर कैपिटलाइज कर रही है कि जी असल थ्रेट कोरोना नहीं है, असल हदफ जो है वो PDM का जलसा है। क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, अगर पहले हुकूमत ने अगर गलती की है तो ये जमहूरी मिजाज के मुताबिक अपोजिशन का ये काम होता है कि उसकी रुख जो है, उसकी सिमत जो है उसको दुरुस्त करें। अगर हम में से भी किसी ने गलती की है, जमात इस्लामी के ऊपर एक्शन हमने नहीं लिया, ये भी बहुत बड़ी गलती है। इस वक्त आवाम के जान और माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। कोरोना की सूरत हाल को देख लें, कितना पूरे मुल्क जो है बंद हो चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंसानी जानों को बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि ये अपने होश के नाखन लें। देखें कि हॉस्पिटल का निज़ाम इन्होंने 30-40 साल तक हुकूमत की है, कौन सा कैसी हॉस्पिटल छोड़ के गए थे? क्या उनमें इतनी अस्पतालों में इतनी इस्तेदाद है कि कोरोना के पेशेंट को जो है वो सही तौर पे ट्रीट कर सकें? नहीं है तो कैपिटल में आके ज़रा पिम्स की हालत को देख लें और फिर जो है कम से कम सोचें कि क्या इनकी ज़िंदगी से खेल रहे हैं कि अपने जलसे कर रहे हैं। इनको मेरा ये ख्याल है कि किसी कदर भी किसी चीज़ की फिक्र नहीं है।
इन्हें एक चीज़ की फिक्र है कि जिस नेब के सामने ये जवाबदेह हैं, जिन अदालतों के सामने कानून और आइन के मुताबिक ये जवाबदेह हैं, इनको उनका जवाब नहीं देना, और जिस तरह नस्ल दर नस्ल जो है ये कारोबार के तौर पे अपने मुल्क को चला रहे थे, वो कारोबार अब इनके हाथ से जा चुका है। अब उसके लिए जो है सर पीट रहे हैं, और एक ही जो है इन्होंने अपना बयानिया जो है वो सामने लेके आए हैं, और उसी पे जो है ये सारे कदर मुश्तरक की तरह इकट्ठे हुए हैं कि अगर हमने अपनी जान बचानी है, इस कारोबार को दोबारा शुरू करना है, अपने पोते दर पोतों को जो है इक़्तिदार में लेके आना है, डायनेस्टी को जो है हमने परवश करना है, तो एक ही रास्ता है कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं। राइट। लेकिन पिछले हफ्ते आप देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है इलेक्शन हुए, अगर वहाँ पे ये 3 या 4 जमातें थी, अगर ये इकट्ठी नहीं हो सकी तो यहाँ ये क्या इकट्ठे हो सकेंगे। और उमूमन जितनी भी अवामी तहरीकें होती हैं वो इंसान की अपने किरदार के ऊपर और अपनी गुडविल के ऊपर चढ़ती हैं। अवाम जानते हैं, आपके नाजरीन जानते हैं, आपके चाहने वाले जानते हैं। ठीक, अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग सर, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है। वहाँ पे तो जो 2 बड़ी जमातें हैं उनका आपस में जो बुनियादी अहदाफ हैं उन पे ही उनका जो है वो लग रहा है कि वहाँ पे उनका बुनियादी जो है वो वहाँ पे डिफरेंस नज़र आता है आपको, तो वो तो एक अपनी जगह बात। लेकिन पे दर पे हुकूमत की तरफ से जो ये गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पे, जैसे मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन से भी खान साहब खिताब करते रहे, प्राइम मिनिस्टर खिताब करते रहे, फिर स्वात भी गए वगैरह वगैरह, वहाँ भी कोरोना का किसी ने ख्याल नहीं रखा। और अब जिस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, क्या आपने पार्टी के अंदर जो आपकी मीटिंग्स होती हैं उसमें ये बात उठाई है कि हमारे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ फ्लैक ऑन दिस, कि क्या वजह है कि आप जब करने जाते हैं तो तब भी नहीं रोका गया, उसके बाद अब जमात इस्लामी या टीएलपी कर रही है उसके ऊपर भी कोई एफआईआर्स नहीं कटती। क्या आपने बात की है कि हमें करना चाहिए, इन पे भी करना चाहिए ताकि ऑपोजिशन इस पे कैपिटलाइज ना कर सके, पीडीएम कैपिटलाइज ना कर सके? देखिए, बुनियादी तौर पे जो है आपके सवाल के आखिर में जो है वो स्टटर हो रहा था, लेकिन मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। हमें सबसे बड़ी बात यह है हुकूमत की कि उसको एथिकल ग्राउंड के ऊपर जो है सारी चीज़ों को देखना चाहिए, एक पेरिटी के ऊपर जो है सारों से मसावी सलूक करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर हमने, मैं ये कह रहा हूँ, वसूख से कह रहा हूँ, ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि अगर पंजाब की हुकूमत ने मुल्तान के अंदर गलती की है तो अब लाहौर के अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। उनको बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर जो है, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी अपनी पर्सनल राय है, मैंने अपने कैबिनेट के रफ़काए कार जो हैं उनसे नहीं पूछा, मेरी अपनी पर्सनल राय है, इसलिए कि एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, कि इनको लाहौर के अंदर जो है कम से कम कानूनी तौर पर ये लोग कानून शिकन है, कानून तोड़ेंगे, इनको कतन जरसे की इजाजत न दें। लेकिन माज़िद के साथ लेकिन इनको रोके नहीं, का जवाब नहीं दिया। देखते हैं अगर उनकी इखलाकी जुर्रत टीएलपी और जमात इस्लामी पे एफआईआर दर्ज हो जाती हैं तो फिर हुकूमत, ऑपोजिशन, पीडीएम के पास कोई जवाब नहीं रहता ये कहने का कि जी, मैंने तो आपको कहा है, मैंने तो माना है। जी ठीक, मैं ये कह रही थी कि क्या आपने, मैंने तो कहा है जी, पहले बयानिए के अंदर जो है पहली, बिल्कुल आपने बिल्कुल कहा। मैंने आपसे सवाल ये किया था सर कि क्या आपने अपने अंदर जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं उसमें कहा है कि इन पे भी हमें करनी चाहिए ताकि हम पे उंगलियां ना उठें? बिल्कुल कहा। कैबिनेट के अंदर जो है बाकायदा तौर पर तफसील से जो है पिछली कैबिनेट के अंदर ट्यूसडे को जो है इस पे बात हुई। ठीक, हमने कहा कि हमने ये जो है कोताहियां हैं, ठीक है, अगर गलती की है हमने तो उसको दुरुस्त करना है। और मसावात की उसके ऊपर जो है इस वक्त ना हुकूमत की किसी पार्टी को, ना वज़रा जो है वो, मैं पेशावर जेल जा रहा था जी मंडे को, मुझे वहाँ से जेलर ने कहा कि जी आपकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने कह दिया है कि अब जेलों के दौरे जो है ख़त्म, मैंने अपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, और उसने कहा अगर फिर भी आप आना चाहते हैं वेलकम। मैंने कहा नहीं, मेरी हुकूमत ने केपीके के अंदर
मेरे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा है ये सारों के लिए मसाफी होगा। ये नहीं है कि आजम स्वाति वहां पर जो है मंशियात को देखने के लिए वहां पे जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जा रहा है, उसके लिए इजाजत लेके बाकियों के लिए नहीं। मैं ये समझता हूं कि कहीं पर किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जाते हैं कानून जो है अपने तौर पर बाकायदा उसके खिलाफ FIR करें, भले वो मिनिस्टर है या कोई भी है। चलें, अब और इसी तरीके से हम किसी को इजाजत नहीं, लेकिन अगर जाएं तो अपनी अखलाकी कमजोरी जो है वो बताएंगे। गवर्नमेंट जो है वो कोई FIR करेगी। लेट्स सी इफ दैट हैपेंस। आगे चलते हैं। आपने अभी बिल्कुल सही कहा स्वाति साहब, आपने कहा कि जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में ये अस्पतालों को छोड़ के गए थे, क्या हमारे अस्पताल बोझ उठा सकते हैं? तो सवाल का जवाब ऑब्वियसली जो है वो नफी में जाता है, नहीं उठा सकते, नहीं आप हमारे अस्पतालों के ऊपर इतना बोझ हम डाल सकते। लेकिन साथ ही साथ इसी वे आपसे सवाल ये है कि जब आपको पता है कि ठीक है आपने तो फ्री हैंड दे दिया, आपने कहा फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि हम फ्री हैंड दे रहे हैं पंजाब में, चाहे इस पे गुमान ये है कि मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड जो है वो नहीं भर सकेगा इसलिए दिया जा रहा है, या जो भी उसके पीछे जो भी मोहरक़ात हैं वो अपनी जगह, लेकिन जितने भी लोग आएंगे और जिस तरह माजी में देखा है कि जहाँ जहाँ जलसे हुए हैं वहाँ कोरोना का ग्राफ ऊपर गया है, तो जो प्रेशर है वो हुकूमत पे पड़ेगा और वो आप पे पड़ेगा, यानी आप पे पड़ेगा। क्या आप नहीं समझते कि ऑपोजिशन को, PDM को आपको मजीद इंगेज जो है वो करना चाहिए? आपने ठीक है कमेटी एक बनाई स्पीकर की सरबराही में, उन्होंने उस पर आने से इनकार कर दिया, बट और भी एवेन्यूज हैं जो शायद आप एग्जॉस्ट कर सकते थे। आपकी पार्टी के अंदर इस तरह के लोग हैं जो उनके साथ जाके बात या रीजनेबल डायलॉग कर सकते हैं। क्या समझते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पे आप बड़ी संजीदा बातें कर रही हैं और इखलाक और किरदार के अंदर असूलों की जो है बातें कर रही हैं, और उसका जवाब भी मैं उसी तरीके से सच्चाई से जो है वो दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आशिक फिरदौस अवान साहिबा ने जो कुछ भी कहा, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ और उससे एक कदम और आगे जाता हूँ कि इस वक्त जो है सारे अपोजिशन के जो 9 सरबाज 11 इकट्ठे हुए, उनका एक ही काम है कि किसी न किसी तरीके से तसादम हो जाए हुकूमत के साथ, पुलिस के साथ। उस तसादम के नतीजे के अंदर उनको कोई लाश जो है वो मिल जाए। और मैं ये चाहूंगा कि सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत जो है इसकी हौसला शिकनी करे, किसी तरह जलसे की इजाजत किसी को भी न दे, किसी को भी न दे। उनके खिलाफ अगर FIR काटनी है तो काटें, लेकिन तसादम से अपने आप को जो है पुलिस को जो है वो दूर रखें, ताकि जितनी खुश असलूबी से वो जलसा कर सकते हैं, जिस हिम्मत से वो लोग, अगर उन्होंने हुकूमत को और दफाई इदारों को इसी तरीके से अपने बयानिए के अंदर जो है लिताड़ना है तो करने दें। इसलिए कि अपने वक्त के अंदर उन्होंने सारे इदारे तबाह किए, एक ही इदारा जो है हमारे पास जो है बचा था। देखें ना, या 2 इदारे, अदालतें जी और हमारी अफवाज, उनको भी वो निशाना जो है बनाए हुए, उनको बनाने दें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम सुन रहे हैं, इनका बयानिया खुद बहुत दम तोड़ रहा है। बेशक मैंने पहले अपने प्रोग्राम के इब्तिदाई में ये बात कर दी कि ऑपोजिशन तसादुम चाहती है। मैं ये चाह रही थी कि आपने ऑब्वियसली, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ओनस ज़्यादा हुकूमत पर आता है, क्या आपने जो स्पीकर की कमेटी के अलावा आप नहीं समझते कि कोई और कमेटी डायलॉग के लिए बननी चाहिए थी, ताकि आप एक तो वो एवेन्यूज भी सारे एग्जॉस्ट कर लेते और आप अपने उसमें भी रहते कि चेक बॉक्स हमने जितने थे हमने उनको एग्जॉस्ट कर लिया, आप एक स्ट्रांग फुटिंग पे होते। इस वक्त वॉर ऑफ ईगोज लग रही है। बीबी, आप अगर वाकई जमहूरियत के लिए हो, वाकई अगर लोगों की ज़िंदगी जो है उसको बेहतर करने के लिए हो, वाकई अगर कोविड के लिए हो तो बिस्मिल्लाह। लेकिन वो तो ये चाहते नहीं हैं, वो तो ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ जो है नैब ज़्यादा कर रही है, अदालतें ज़्यादा कर रही हैं, फौज जो है उनके ऊपर जो है वो ज़्यादती कर रही है। अब जाहिर है कि इनका हमारे पास कोई हल है नहीं। उनको 34 अमेंडमेंट जो है नैब ऑर्डिनेंस के अंदर चाहिए, हम वो कर नहीं सकते, हमारे इख्तियार में नहीं है। इसलिए जो है मेरा ये ख्याल है कि शुमाल और जुनूब का फ़र्क है। अगर किसी तरह भी आवाम की बेहतरी के लिए, जमहूरियत की बेहतरी के लिए कोई बात हो, मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बात हो, मईशत की बेहतरी के लिए कोई बात हो,
हम इंशाल्लाह ताला जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म कर रहे हैं, जुडिशल रिफॉर्म कर रहे हैं, लॉ रिफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंदर कोई तो बिस्मिल्लाह जी, मैं हाथ जोड़कर उनके पास जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनका मतमे नजर इससे बिल्कुल दूर है। फिर तो वो कतन जो है इस तरफ नहीं आते, उनका एक ही काम है। फिर हम मेरा ख्याल है इसको ना ही समझे, क्योंकि जो भी बात होगी वो खत्म तो यहीं पे होगी। अब ये मसला जो है, ये जो चल रहा है इस वक्त, कोविड की सिचुएशन है, पूरा मुल्क इससे जो है वो दो चार है और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हमारे लिए बन सकता है ये। लेकिन अब आप जो ये जवाब पेश कर रहे हैं तो हर चीज़ पे फिर यहीं पे जो है वो आके बात ख़त्म हो जाएगी। आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्या आप समझते हैं अब जो, क्योंकि फर्स्ट फेज़ ख़त्म होने वाला है, सेकंड फेज़ में जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, एक तो ये कि क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है, दूसरा आप क्या समझते हैं कि ये उन क्वार्टर्स को एक डेस्परेट क्राई है उन क्वार्टर्स के लिए कि आए हमसे आके बात करें, वरना हम लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि कल तक तो प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं थे, आज प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा जो है वो दरकार है। क्या आप समझते हैं दिस इज अ डेस्परेट क्राई फॉर हेल्प? देखिए, डेस्परेट तो वो है ना जी, इसलिए कि 30-40 साल से जो है इस मुल्क को उन्होंने लूटा है। एक डायनेस्टी जो है, एक उन्होंने जो है अपनी एक पैदा की शहनशाहियत पैदा की है, ज़बरदस्त कारोबार बनाया, कारोबार छूट रहा है लोगों के ऊपर। अब केस, हमारे केस तो अब बनेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम पूरे वाक़ियात, पूरे हालात और दलाल के साथ जो है इंशाल्लाह ताला अपने केसों को आगे लेके आएंगे। ये तो इनके एक दूसरे के केस बने हुए हैं जिसके अंदर जो है आज ये भुगत रहे हैं। इसलिए मुझे सेगमेंट जो है वो क्लोज करना है, लेकिन लेट्स होप कि पूरे दलाइल और वाकई हुकूमत जो है ये केसेस कुछ आगे मंतकी अंजाम तक लेके जा सके, क्योंकि अब तक ऐसा नज़र नहीं आया। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है कोविड के हवाले से, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगी। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हमने ब्रेक पे जाने से बताया था आपको पहले कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कोरोना से जो सिचुएशन पैदा हो रही है। कोरोना से गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर बात करें तो मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद है 3262, जबकि अमवात की अगर बात की जाए तो 55 लोग जो हैं वो मौत की मुंह में जा चुके हैं। अब ये सारी सूरत हाल जो है, जहां बड़ों के लिए ख़तरनाक है, वहीं बच्चों के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा जो है वो पैदा कर रही है। बच्चों ने, पेरेंट्स ने इससे किस तरह डील करना है, हम बात करेंगे डॉक्टर सबा शाहिद साहिबा से। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं पीडियाट्रिक्स की इंडस हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहबा, अगर जो इस वक्त बात की जा रही है कि जो सेकंड वेव आई है वो पहली वेव से ज़्यादा डेंजरस है और बिलखसूस बच्चों के लिए ज़्यादा डेंजरस है, तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हमें बताइए कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, क्या ये बात दुरुस्त है? डॉक्टर मारिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले देखिए, हम लोग कोविड, मैं इंडस हॉस्पिटल से वाबस्ता हूँ और हम लोग कोविड को ट्रीट कर रहे हैं जब से फरवरी से फर्स्ट वेव हुई, फिर थोड़ा सा लल आया, उसके बाद फिर सेकंड वेव आई। तो देखिए, सेकंड वेव में बच्चे भी ऑब्वियसली, जब ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं तो बड़ों के साथ बच्चे भी उतने ही इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग ने फर्स्ट वेव में ही अराउंड कोई 150 से अराउंड 150-200 बच्चे हमारे पास हमने देखे हैं कोविड के। और बच्चों में अल्लाह ताला की मेहरबानी है शायद हम पे कि बच्चे ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम स्क्रीन करते हैं बच्चों को एडमिशन से पहले, या कभी कोई सर्जरी होने होती है तो उस वक्त हम स्क्रीन करते हैं हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले। तो मेजॉरिटी बच्चों की वो थी जो या तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बड़ों को था तो उनके लिए हमने बच्चों को देखा, या एडमिशन के लिए हमने स्क्रीन किया, वो पॉजिटिव आ गए, लेकिन वो सिम्प्टोमेटिक नहीं थे। बट हैविंग सेड दैट, हमने ऑलमोस्ट 150 to 160 बच्चे एडमिट भी किए हैं कोविड के। और वो जो है वो एडमिशन में हमारे पास 10 के करीब अमवात भी हुई है बच्चों की कोविड रिलेटेड। तो अब जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव में भी यही हो रहा है, बिल्कुल आपको अंदाजा हो जाता है, वो मिरर रिफ्लेक्शन होता है अडल्ट का। तो अब जैसे सेकंड वेव आना शुरू हुई तो बीच में एक टाइम आ गया था कि हमारे पास ओपीडी और ईआर में नहीं आ रहे थे बच्चे अब, लेकिन अब फिर बच्चे दोबारा बढ़ना शुरू हो गए। 2-3 एवरी डे हम 1 या 2 बच्चे देखना शुरू हो गए। तो ये सिचुएशन अलार्मिंग है। लेकिन मैं देखिए पेरेंट्स को एक बात ये बताऊंगी कि देखिए ये स्कैरी है, कोविड हर एक लिए स्कैरी है और माँ बाप खासकर बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो डिनायल का देख रहे हैं पेरेंट्स में।
मतलब उसमें नुकसान उन बच्चों का भी हो रहा है जो कि कोविड जिनको नहीं है। देखिए हॉस्पिटल में बच्चे बहुत सी इलनेसेस के साथ आते हैं। अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में फ्लू, इन्फ्लुएंजा और इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। लेकिन हम जैसे ही बच्चों को देखते हैं कि सिक है और हम एडमाइट्स करते हैं कि एडमिशन करना है, उसके लिए कोविड टेस्ट कराना है, तो माँ बाप अपने बच्चे उठा के ले जा रहे हैं। मतलब मैं आपको वो टाइम भी बताऊंगी कि डॉक्टर्स हाथ जोड़ रहे हैं कि प्लीज बच्चे को मत लेके जाएं, लेकिन ना सिर्फ उठा के ले जा रहे हैं बल्कि हमें डांट भी रहे हैं, बुरा बुरा भी कह रहे हैं, वो चलता है। लेकिन थिंग इज कि वो बहुत तकलीफदेह हो रहा है हमारे लिए कि एक बच्चा जो कि एक ऐसी इलनेस से वो सिक है जो ठीक हो सकती है, उसको उठा के घर लेके जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू इंटरजेक्ट हियर। पेरेंट्स के लिए जो ये पैरानोया, नॉट जस्ट पेरेंट्स बट अगर ओवरऑल हम देखें, हमने जब ये फर्स्ट वेव आई थी तो अडल्ट्स में भी हमने देखा इन जनरल पैरानोया बहुत ज़्यादा है कि डॉक्टर्स एक तो जान के एडमिट कर रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली अ टोटल मिसकंसेप्शन, गलत बात है कि पैसे बनाने हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत ज़्यादा चीज़ें निकली भी। अब दोबारा आप जिस तरह बता रही हैं, तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगी, किस तरह जो है वो उनकी काउंसलिंग किया जाए या क्या, क्योंकि एक पैरानोया बहुत बुरी तरह से डेवलप हो चुका है ओवरऑल सोसाइटी में। सही कह रही हैं आप। एक तो देखिए मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी जनरली सबके लिए कि प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। देखिए बच्चों को बाहर निकालने में अक्सर देखती हूँ कि बड़े लोगों ने मास्क पहना होता है, छोटे बच्चे हमारी ओपीडी में भी बगैर मास्क के आ रहे होते हैं। तो देखिए ये टाइम है कि बच्चों को अंदर रखें। और मजे की बात है कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा कैरियर हैं एज कंपेयर टू अडल्ट्स। जब बच्चे ज्यादा कैरियर तो बच्चे लगाएंगे भी ज्यादा, वो खुद एसिम्प्टोमेटिक होंगे लेकिन दूसरों को उनसे लगेगा ज्यादा। तो घर में जो सिम्टम्स के हाथ वॉश करना, अच्छा छोटे माओं की, छोटी माँ जो बच्चे हैं जो नौज़ायदा हैं उनकी माएँ बहुत कंसर्न होती हैं, स्पेशली वो बच्चे जो ब्रेस्ट फेड हैं कि क्या करें, हम दूर कर दें। तो हम यही माओं से कहते हैं कि अगर इवन एक मदर है कोविड पॉजिटिव और वो ब्रेस्ट फीड करा रही है तो वो मास्क पहन के सेफ डिस्टेंस से बच्चे को फीड करा के हटा दे। ये मना नहीं है, लेकिन घर में अगर किसी को कोई केस है तो आइसोलेट करें, बच्चों को बाहर नहीं निकालें। और कहीं बहुत ही दिल घबरा रहा है तो आप बिल्कुल ओपन में जहां कोई और नहीं है वहां थोड़ी देर के लिए बच्चों को ले जा सकते हैं, लेकिन बाजारों में घुमा रहे हैं, ये अक्लमंदी नहीं है अभी। और दूसरी बात ये कि डरे नहीं, अगर बच्चे को कोई सिम्टम है, फीवर है, फ्लू है, तो उसको अस्पताल लेके आइए, दिखाइए। बिल्कुल, आई एम गोइंग टू एंड ऑन दिस नोट कि डरे नहीं, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है आप हॉस्पिटल लेके जाइए, बजाय इसके कि आप उसको इस हद तक जो उसका प्रॉब्लम है उसको पहुंचा दें कि जब आप उसको ट्रीटेबल वो ना रहे, खुदा न खास्ता और आपके हाथ से वो निकल रहा हो, तब आप उसको एज अ लास्ट रिजॉर्ट हॉस्पिटल लेके जाएं। प्लीज़ इससे डरे नहीं, हमने इसका मुकाबला करना है, लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर्स को अपना दुश्मन मत समझिए। डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए हैं और ये सारा जो प्रोपेगेंडा है कि ऐसे ही एडमिट किया जा रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, उस पे जो है वो कान ना धरें। विल हैव टू क्लोज द प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह।